हेलो नमस्कार, मैं हूं रामया जाखड़। क्लास 11th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परमाणु द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान अर्थात एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास का विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास का। आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास का विस्तृत अध्ययन इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर करेंगे, जिनमें पहली बिंदु है परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण। दूसरी बिंदु है परमाणु द्रव्यमान की इकाई। तीसरी बिंदु जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है ग्राम परमाणु भार। चौथी बिंदु के रूप में है औसत परमाणु द्रव्यमान अर्थात एवरेज एटॉमिक मास। पांचवी बिंदु है आणविक द्रव्यमान अर्थात अणुभार। और छठी बिंदु है सूत्र द्रव्यमान। तो शुरू करते हैं आज के इस पहली बिंदु परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु द्रव्यमान के निर्धारण से। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार अर्थात एटॉमिक वेट के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु द्रव्यमान से तात्पर्य है परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं, अतः उनके परमाणु भार का आकलन किसी तराजू या बैलेंस से ज्ञात करना कठिन है। अतः 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे परमाणु के द्रव्यमान के सापेक्ष ज्ञात करने का उपयोग किया। सबसे पहले किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु को आधार माना गया। हाइड्रोजन सबसे छोटा एवं हल्का तत्व है। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को एक इकाई मानकर बताया गया कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। इस अवधारणा के आधार पर कोई परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से जितना गुना भारी होगा वह उसका परमाणु भार एटॉमिक वेट होगा। यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष दूसरे परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया जाता है। इसके अनुसार यदि कोई परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु भार से 2 गुना भारी है तो उसका परमाणु भार 2 होगा, और यदि कोई परमाणु हाइड्रोजन के एक इकाई परमाणु भार से 3 गुना भारी है तो उसका परमाणु भार है वो 3 होगा। मानक तत्व हाइड्रोजन के सापेक्ष किसी परमाणु के परमाणु भार को ज्ञात करने का ये आधार आगे मान्य नहीं रहा, क्योंकि हाइड्रोजन के स्वयं का परमाणु भार अनिश्चित है। हाइड्रोजन है वो 3 रूप 1H1, 1H2 व 1H3 प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम 3 रूपों में पाया जाता है। और जब हाइड्रोजन के स्वयं का परमाणु भार अनिश्चित है और इसके सापेक्ष किसी दूसरे परमाणु के परमाणु भार को ज्ञात किया जाता है तो वह परमाणु भार है वो सही एवं पूर्णांक प्राप्त नहीं हुए। एक ही तत्व के परमाणु भार को बार बार ज्ञात करने पर वो अलग अलग प्राप्त हुए, भिन्न भिन्न प्राप्त हुए, क्योंकि हाइड्रोजन है उसके स्वयं का परमाणु भार है वो अनिश्चित है। ये 3 रूपों के अंदर पाया गया। मानक तत्व हाइड्रोजन के परमाणु भार के सापेक्ष परमाणु भार ज्ञात करने पर परमाणु भार सही एवं पूर्णांक प्राप्त नहीं हुए। अतः सन 1908 में ऑक्सीजन 16 परमाणु के परमाणु भार के 1/16वें भाग को आधार मानकर अन्य तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने को मंजूरी मिली। किसको? ऑक्सीजन 16 जो परमाणु है उसके 1/16वें भाग को मानक माना गया और इसी के आधार पर है वो अन्य तत्वों के परमाणु भार को ज्ञात करने की मंजूरी मिली। इसके अनुसार परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु ऑक्सीजन 16 के एक परमाणु के 1/16वें भाग से कितना गुना भारी है। अर्थात इस अवधारणा के अनुसार यदि कोई परमाणु ऑक्सीजन 16 परमाणु के 1/16वें भाग से जितना गुना भारी होगा वह उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो यहाँ से अपने फॉर्मूला भी बन जाएगा कि तत्व का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन ऑक्सीजन के एक परमाणु का 1/16वें भाग का द्रव्यमान। ऑक्सीजन 16 परमाणु के 1/16वें भाग के आधार पर
हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने पर है वो 1.008 प्राप्त होता है। किसका? हाइड्रोजन परमाणु है, उस हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अगर इस विधि के द्वारा इस अवधारणा के अनुसार ज्ञात किया जाता है तो वह अपने को 1.008 प्राप्त होता है। ऑक्सीजन 16 परमाणु के 1/16वें भाग के द्रव्यमान को मानक मानकर दूसरे तत्वों के परमाणु भार को ज्ञात करने पर भी सही नहीं प्राप्त हुए। इसलिए सन 1961 में, कब? 1961 के अंदर तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने का नवीन आधार कार्बन 12 परमाणु को माना गया। किसको माना गया? कार्बन 12 परमाणु। और ये परमाणु भार ज्ञात करने की नवीन अवधारणा एवं वर्तमान अवधारणा है। इसके अनुसार कोई परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से जितना गुना भारी है वह उस परमाणु का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। यानी इस नवीन अवधारणा के अनुसार कोई परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग से जितना गुना भारी होगा वह उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाता है। यहाँ से अगर तत्व का परमाणु द्रव्यमान देखें तो फॉर्मूला आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग। वर्तमान में कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग को मानक रूप में मानकर ही है वो तत्वों के परमाणुओं का परमाणु भार ज्ञात किया जाता है। अतः वर्तमान के अंदर परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की परिभाषा हुई, कोई परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग से जितना गुना भारी होता है उसे उस परमाणु का परमाणु भार कहते हैं। टॉपिक की दूसरी बिंदु है परमाणु द्रव्यमान की इकाई। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की इकाई होती है AMU, जिसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। जिस प्रकार से हम वो द्रव्यमान को ग्राम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं, वैसे ही परमाणु भार को व्यक्त करने के लिए AMU इकाई प्रयुक्त की जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। वर्तमान में AMU अर्थात एटॉमिक मास यूनिट के स्थान पर एकीकृत द्रव्यमान, जिसे U से दर्शाया जाता है, का उपयोग किया जाता है। यानी वर्तमान में AMU ने लिखकर है वो परमाणु द्रव्यमान है उसकी इकाई लिखी जाती है U, स्मॉल u। U को यूनिफाइड मास अर्थात एकीकृत द्रव्यमान कहा जाता है। एक AMU का मान होता है 1.6605 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU के अनुसार हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा उसको देखते हैं। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.6736 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। अतः AMU के पदों में हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन AMU का मान। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा 1.6736 गुणा 10 की घात -24 ग्राम अपॉन AMU का मान 1.66056 गुणा 10 की घात -24। तो ये मान रख दिया। यहाँ से 10 की घात -24 ग्राम से 10 की घात -24 ग्राम कट जाएंगे। 1.6736 में 1.66056 का भाग लगा देंगे। तो भाग लगाने पर अपने पास में AMU के पदों में हाइड्रोजन का द्रव्यमान आएगा 1.0078 यूनिफाइड मास, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु है उसका AMU के पदों में द्रव्यमान आ जाएगा 1.0080 U। इस टॉपिक की अगली बिंदु के रूप में पढ़ते हैं ग्राम परमाणु भार अर्थात ग्राम एटॉमिक वेट। जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे ये कहा जाए कि चीनी है वो 1 किलोग्राम है और अगर इसको ग्राम के अंदर दर्शाएंगे तो अपन लिखेंगे 1000 ग्राम है।
तो वैसे ही परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को यदि ग्राम में दर्शाया जाता है तो उसे कहेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। वैसे देखा जाए तो परमाणु के द्रव्यमान एवं ग्राम परमाणु भार में अंतर होता है। जैसे ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 2.66 गुणा 10 की घात -23 ग्राम। कितना होता है? 2.66 गुणा 10 की घात -23 ग्राम। जबकि ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार वो होता है 16.00 ग्राम। तो दोनों में अंतर है ना, कि ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 2.66 गुणा 10 की घात -23 ग्राम, और जबकि ऑक्सीजन है उसका ग्राम परमाणु भार होता है 16.00 ग्राम। तो परमाणु के द्रव्यमान एवं ग्राम परमाणु भार में अंतर होता है। टॉपिक की चौथी बिंदु है औसत परमाणु द्रव्यमान अर्थात एवरेज एटॉमिक मास। प्रकृति में कई तत्व समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। समस्थानिक, सम यानी समान, स्थानिक का मतलब स्थान, यानी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या या उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो प्रकृति में कई तत्व समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं। इन तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान का आकलन समस्थानिक की उपस्थिति एवं उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता यानी प्रतिशत उपलब्धता के आधार पर की जाती है। इसको एक उदाहरण की सहायता से है वो समझते हैं। कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। ये टेबल दी हुई है। इस टेबल के अंदर कार्बन के समस्थानिक, उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता एवं परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। इस टेबल का उपयोग करके है वो कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक है। इसकी आपेक्षिक बाहुल्यता हमें दी हुई है 98.892% एवं परमाणु द्रव्यमान है वो 12 यूनिफाइड मास। कार्बन 13 है, इसकी प्रतिशत बाहुल्यता है 1.108% एवं इसका परमाणु द्रव्यमान है 13.00335 U। और कार्बन 14 है, इसकी आपेक्षिक बाहुल्यता अर्थात प्रतिशत उपलब्धता है वो 2 गुणा 10 की घात -10 है और इसका परमाणु द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 14.00317 यूनिफाइड मास। यहाँ कार्बन है वो 3 रूपों में C12, C13 एवं C14 के रूप में पाया जाता है। कार्बन के इन तीनों समस्थानिकों की आपेक्षिक बाहुल्यता अर्थात प्रतिशत उपलब्धता है वो अलग अलग है। तीनों का परमाणु द्रव्यमान है वो भी अलग अलग है। इसलिए कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते समय प्रत्येक की आपेक्षिक बाहुल्यता एवं उसके परमाणु द्रव्यमान को आपस में गुणा करके है वो जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो मान आएगा वो आएगा कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान। जैसे कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान हुआ C12 की आपेक्षिक बाहुल्यता एवं उसके परमाणु द्रव्यमान का गुणनफल, तो ये मान आ जाएगा 0.98892 गुणा 12 U। यह 98.892 है, प्रतिशत के रूप में है तो इसको 100 का भाग लगा देंगे तो ये मान आ जाएगा। प्लस C13 की आपेक्षिक बाहुल्यता मल्टीप्लाई उसका परमाणु द्रव्यमान जो आएगा 0.01108 मल्टीप्लाई 13.00335 U प्लस C14 की प्रतिशत उपलब्धता तो वो दे रखी है अपने को 2 गुणा 10 की घात -10 मल्टीप्लाई है वो C14 है इसका परमाणु द्रव्यमान जो हमें दिया हुआ है 14.00317 U। इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान का मान आएगा 12.011 U। तो इस प्रकार से औसत परमाणु द्रव्यमान है वो भी निकाला जा सकता है। और औसत परमाणु द्रव्यमान है वो किसका निकाला जाता है? समस्थानिकों का, या ऐसे तत्व जो कई रूपों के अंदर है वो पाए जाते हैं। टॉपिक की 5वीं
बिंदु है आणविक द्रव्यमान अर्थात अणुभार। आणविक द्रव्यमान को अणुभार अर्थात मोलिक्यूलर वेट के नाम से भी जाना जाता है। किसी अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग को उस अणु का अणुभार कहते हैं। आणविक द्रव्यमान को प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उस तत्व में उपस्थित परमाणु की संख्या को गुणा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे O2 है, इस O2 का अणुभार ज्ञात करेंगे तो O2 के अंदर परमाणुओं की संख्या 2 है और इस 2 को गुणा करेंगे ऑक्सीजन है इसके परमाणु द्रव्यमान से जो होता है 16, तो इसका मान निकालेंगे तो अपने पास में ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा 32 U यानी यूनिफाइड मास। कुछ उदाहरणों की सहायता से आणविक द्रव्यमान की गणना करना सीखते हैं। उदाहरणों की कड़ी में पहला उदाहरण लेते हैं मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। चूंकि अभी हमने जाना है कि अणुभार को प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उस तत्व में उपस्थित परमाणु की संख्या को गुणा करके प्राप्त किया जाता है, तो इसी आधार पर हम वो मेथेन का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो मेथेन में कार्बन परमाणु की संख्या 1 है और एक कार्बन परमाणु का परमाणु भार होता है 12.011 U। फिर है वो हाइड्रोजन, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 4, तो 4 का 4 लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान से। एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 U। इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर मेथेन का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा 16.043 U। इसी प्रकार से जल का आणविक द्रव्यमान निकालते सूत्र होता है वो H2O होता है। अब H2O में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, 2 का 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई इसका परमाणु भार जो है 1.008 U वो लिख दिया। प्लस दूसरा तत्व है वो ऑक्सीजन है, उसकी संख्या 1 है और एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो 16, तो 16 लिख दिया। इसको सरल करेंगे तो जल का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा 18.04 U। एक और उदाहरण लेते हैं ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान का। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, तो 6 को कार्बन परमाणु के परमाणु भार 12.011 U से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 12 है तो 12 लिख देंगे। एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 U, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 6 है तो 6 लिख देंगे। एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, तो मल्टीप्लाई 16 कर देंगे। इसको सरल करेंगे तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान अपने पास में आ जाएगा 180.162 U। हमें आवर्त सारणी में दिए हुए तत्वों के परमाणु भार याद होने चाहिए। अगर परमाणु भार याद है तो हम आसानी से आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। टॉपिक की अंतिम बिंदु के रूप में है सूत्र द्रव्यमान। कुछ पदार्थों में उनके घटक इकाइयों के रूप में अणु अलग अलग नहीं होते, अतः उन पदार्थों के सूत्र द्रव्यमान का आकलन किया जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें उनके अवयव इकाइयाँ या जो घटक इकाइयाँ हैं उनके अणु अलग अलग नहीं होते, अतः वहाँ पे उनके द्रव्यमान का आकलन किया जाता है तो हमें सूत्र द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे NaCl को देखते हैं। NaCl में एक तो सोडियम प्लस आयन और एक Cl माइनस आयन है। ये आयन आपस में त्रिविमीय संरचना क्रिस्टल जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। NaCl में एक Na प्लस आयन 6 Cl माइनस आयनों से और एक Cl माइनस आयन 6 सोडियम प्लस आयनों से घिरा रहता है। अतः NaCl का आणविक द्रव्यमान न ज्ञात करके इसके सूत्र द्रव्यमान की गणना की जाती है। ठोस NaCl में अणु उपस्थित ही नहीं होते हैं, तो NaCl का आणविक द्रव्यमान होगा सोडियम परमाणु का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान। तो सोडियम परमाणु का द्रव्यमान होता है 23 U प्लस क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान है 35.5 U। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर NaCl के सूत्र द्रव्यमान का मान आ जाएगा 58.5 यूनिफाइड मास। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप परमाणु भार की परिभाषा,
परमाणु एवं अणुभार को गहनता से समझ गए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।